नमस्कार, मेरा नाम संदीप शाह है और मैं आप सभी उद्यमियों और सभी व्यापारियों के सामने अपने जीवन का एक छोटा-सा सफ़र बताना चाहता हूँ कि मैंने कैसे क्या किया है। मैं संस्थापक हूँ 2 अलग-अलग कंपनियों का, ऑप्टिमाइज़ सॉल्यूशंस लिमिटेड और ऑप्टिमाइज़ इलेक्ट्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड। अपनी दोनों कंपनियों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। दोनों कंपनियों में किए हुए अभी तक के काम, उसमें कौन-कौन से संघर्ष हुए और कहाँ-कहाँ पर मैंने उनमें कैसे उनका एक सॉल्यूशन लाके उसको एक लेवल नेक्स्ट पर ले जाने की कोशिश की। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा अपने बारे में। मैं एक गुजराती मध्यम वर्ग परिवार से हूँ और एक बहुत ही छोटी सी स्कूल वहाँ पर पढ़ा हुआ हूँ। उसके बाद में मैंने इंजीनियरिंग की, वो भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से की है। उसके बाद मैंने IIM कलकत्ता से MBA किया और फिर मैंने बहुत ही कम अवधि के लिए IBM जैसी एक विशाल कंपनी के अंदर छोटा सा काम किया, जिसके बाद मैंने अपनी पहली कंपनी बनाई। ये बताना इसलिए आवश्यक है कि कभी कभी इंसान को लगता है कि शायद मुझे ये पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, एजुकेशन का क्या फ़ायदा है, नुकसान है। तो मेरे लिए जितना भी एजुकेशन मैंने किया उसका बहुत फ़ायदा हुआ है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने किसी एक दिशा को ले लिया था अपने एजुकेशन के लिए तो आप ज़बरदस्ती उसी के साथ चिपके रहें। ऐसी मुझे नहीं लगता कि कोई भी ज़रूरत है। हाँ, अगर आप लकी हैं तो शायद आपने सही एजुकेशन जो किया है वही आपको काम आने वाला है। इस एजुकेशन के बाद में मैंने कंपनियां कैसे बनाई उसको बताने के पहले मैं एक कृतज्ञता व्यक्त करूंगा उन लोगों के लिए जिनका मैं ऋणी हूं, जिन लोगों की जीवन के ऊपर मैंने पूरी कहानियां उनसे सुनी, उनको काम करते हुए देखा और उनके पास से ये समझ में आया कि एक उद्यमी, एक व्यापारी हर रोज कितना संघर्ष करता है और उसके बाद भी कैसे मुस्कुरा के घर पे पहुंचता है। और उन लोगों ने मुझे बहुत बहुत बार प्रेरणा दी है। उसी की वजह से आज 16 साल से मैं अलग अलग बिजनेसेस में काम कर रहा हूं और यहां तक पहुंचा हूं। मैं उम्मीद रखता हूं कि जितने संघर्ष मैंने किए हैं मैं आपको बताऊंगा और शायद उनमें से आपको भी अपने कुछ संघर्षों के लिए सॉल्यूशंस मिलेंगे। ऑप्टिमाइज ग्रुप क्या है और ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस और ऑप्टिमाइज इलेक्ट्रोटेक, ये दोनों कंपनियों में हम क्या करते हैं। ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस जो है वो एक इंडस्ट्री 4.0, ऑटोमेशन सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बनाने के लिए ये सारे काम करती है और ऑप्टिमाइज इलेक्ट्रोटेक जो है वो डिफेंस के लिए सर्विलेंस सिस्टम्स बनाती है। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। ऑप्टिमाइज इलेक्ट्रोटेक में हमने जो साहस किया है और उसमें हम जहाँ तक पहुँचे हैं उसमें मेरी क्या क्या सीख है वो आप तक पहुँचाने के लिए। इन दोनों कंपनियों में हमारी कुछ उपलब्धियां भी हैं जो आप वेबसाइट के माध्यम से या इंटरनेट सर्च से जान सकते हैं। ये मंच उपलब्धियों के बारे में नहीं है, ये मंच है आप तक ये बताने के लिए कि ये काम हुआ कैसे। ऑप्टिमाइज इलेक्ट्रोटेक जो है एक डिफेंस सर्विलेंस सिस्टम्स बनाता है जो बॉर्डर पे आपको पहले से बता देता है कि कौन कितनी दूरी से आ रहा है। एक छोटा सा काम करता है ये। कई वर्षों से ये काम हम इंडिया बाहर से लाता रहा है इन इक्विपमेंट्स को, रशिया से, इजराइल से, अमेरिका से, फ्रांस से, और कुछ समय पहले इसको अब इंडिया में बनाना है, इंडिया में ही निर्मित करना है। ये एक डिसीजन लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ तक पहुँचने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उससे पहले हुआ क्या, क्यों 2005 से 2016 तक का सफ़र किया और उसके बाद में ये अवसर मुझे मिला। इंसान का जब पेट भर जाता है उसके बाद में उसे सारे शौक होते हैं। तो बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए कैश ये सर्वोपरि है। अगर आप कैश नहीं बना पाते हैं तो आपका कोई हाथ नहीं पकड़ता है। जो आपको लोन देता है वो भी उम्मीद करता है कि आप अमीर बने। अगर आप अमीर नहीं बनेंगे तो उसकी लोन नहीं चुका पाएंगे। इसी की वजह से सबसे पहले कैश का जन्म करना ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस जब मैंने शुरू की थी तो मैं ऋणी हूँ अपने पिता का, अपनी पत्नी का, जिन्होंने मुझे ये साहस करने भी दिया और इस साहस के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा मदद की। और उन मेरे पिता के आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद से ही मैंने ये चीज़ किया। उस वक्त जब मेरे पास IBM की एक अच्छी नौकरी थी जिसमें मैं अगर चाहता तो अगर उसी में आगे बढ़ता तो बहुत ही शानदार अच्छी तरह से रह सकता था। लेकिन मुझे बचपन से केवल एक ही शौक़ था और वो शौक़ था
एक खरबों रुपए की कंपनी बनाना। मुझे ये करने के लिए सबसे पहले एक कंपनी बनाना ज़रूरी था, और वो कंपनी जो कि पहले जीवित रहेगी, क्योंकि अगर आप जीवित हो तो आप अरबों खरबों की बातें कर पाओगे। अगर आप हो ही नहीं तो फिर वो सारी बातें मिथ्या है। इसलिए सबसे पहले मैंने एक कंपनी बनाई जो कैश बना पाए। ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस अपने पहले ही साल से प्रॉफिटेबल भी थी और आज भी प्रॉफिटेबल है, और वो हमेशा कैश बनाती है। इसको करने के लिए मेरे साथ जो लोग जुड़े, जिन्होंने इतने वर्षों तक इसमें मेरा साथ दिया, इन सभी लोगों की वजह से वो कंपनी बिल्कुल स्थायी रूप से आगे बढ़ रही है और उसके पास कंटिन्यूअस कैश जनरेट हो रही है। ये कैश जनरेट होते होते मैंने इसमें से पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया अपने आइडियाज़ में। अब मुझे पास सिर्फ एक आइडिया नहीं था, तो मैं आपसे ये भी नहीं कहना चाहता हूँ कि मेरे पास कि मैं बहुत बड़ा विजनरी हूँ, कि मुझे पहले ही दिन से पता चल गया था कि ये एक आइडिया है ऑप्टिमाइज इलेक्ट्रोटेक का, जिसकी वजह से ऑप्टिमाइज इलेक्ट्रोटेक अचानक से बड़ी बन जाएगी। नहीं, मैंने 2011 से लेकर ये काम शुरू किया था, सर्विलेंस सिस्टम बनाना, और तब से लेकर 16 तक में मैंने 2 से 3 आइडियाज़ के साथ खेला है। उस दौरान में मैंने कई दूसरे उद्यमियों का, कई दूसरे व्यापारियों का उनकी मदद भी की है, और उनके साथ में रहकर कुछ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया, कुछ जगह पे मैंने उनके साथ मेंटरशिप किया, और हर जगह से मुझे खुद भी सीखने को मिला। ये सारी सीख मैंने इकट्ठा की, और अपना जो आइडिया था कि मैं इंडिया में रहकर एक सर्विलेंस सिस्टम बनाऊंगा, उसके लिए मैंने वेट किया। क्योंकि किसी भी कंपनी या किसी भी आइडिया के सक्सेस के लिए जो एक चीज़ मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है टाइमिंग। मेहनत तो आप भी कर रहे हैं, आपका कॉम्पिटिटर भी कर रहा है, पैसा आप मांगोगे तो लोग दे देते हैं, ये सारी चीज़ें सॉल्वेबल हैं। टाइमिंग एक ऐसी चीज़ है जो एक $1 बिलियन कंपनी और एक $1 मिलियन कंपनी के बीच में डिफरेंस दिखा सकती है। ऑप्टिमाइज इलेक्ट्रोटेक के लिए ये टाइमिंग तब आया जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेक इन इंडिया पॉलिसी अनाउंस की। इस पॉलिसी के अनाउंस करते ही हमें ये समझ में आ गया कि ये सारे के सारे डिवाइसेस अब इंडिया में बनने वाले हैं, और तब मैंने सोचा कि दिस इज द राइट टाइम, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। तो तब तक हमने जो मेहनत की थी, मैंने पिछले 6 साल में अपनी टीम्स के साथ में जितनी भी मेहनत की थी इन डिवाइसेस के आसपास घूमने की, इन टेक्नोलॉजीज पे काम करने की, उन सारी चीज़ों को मैंने लाके एक पर्टिकुलर जगह पे रखा, और मैंने सोचा कि अब ये सही समय है, इस पे काम करते हैं। ऑप्टिमाइज इलेक्ट्रोटेक एक ऐसा डिवाइस बनाता है कि जो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF इन सब के काम आ सकता है। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बनाना और उसको पहली बार इंडिया में निर्मित करना, ये कोई छोटा काम नहीं था, और मैं कोई इतना सर्वज्ञानी भी नहीं हूं। पर मुझे ये समझ में आता था कि कैसे लोग इन चीज़ों को बना सकते हैं, और कैसी टीम अगर एक साथ मिल जाए तो इस बिजनेस में जीत सकती है। यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम शुरू करते हैं कोई भी व्यापार को, तब वो आता है कि क्या हम अकेले आगे बढ़ें और वो 100% जो पूरा जो हमारा एक केक है या वो लड्डू है वो हम खा जाएं, या हम उसको साथ में लेकर चलें और उस केक या उस लड्डू को इतना बड़ा बनाएं कि उसमें से बचा हुआ छोटा सा हिस्सा भी पहले वाले लड्डू से कहीं गुना बड़ा हो। इस विचार में मैं बहुत ही क्लियर था कि मुझे ये काम अकेले नहीं करना है, मैं ये काम अकेले कभी कर भी नहीं पाऊंगा, और अगर मैंने वो काम कर भी लिया तो मुझे जिस लेवल का सक्सेस चाहिए उस लेवल का नहीं बन पाऊंगा। इसलिए मैंने निवेदन किया कुछ लोगों से जिनके ऊपर मुझे भरोसा था, मुझे उनकी कार्यकौशलता पे भरोसा था, मुझे उनकी योग्यता दिख रही थी। ये वैसे लोग हैं जिन लोगों ने अपनी 50 लाख से लेकर 80 लाख रुपए तक की प्रति वर्ष वैसी नौकरियां उन्होंने छोड़ी, और उन्होंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस उद्यम में मेरा साथ दिया। और इन कोफाउंडर्स की वजह से मुझ में वो हिम्मत आई कि अब वो टीम बन चुकी है जिस टीम को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का अधिकार है इंडिया के लिए। तो सबसे पहला मेरा जो यहाँ पर प्रॉब्लम था वो ये था कि ये कैसे बनेगा। तो ये कैसे बनेगा वाला पार्ट जो है उसको मैंने 2 टुकड़े कर दिए, एक टेक्नोलॉजी और एक पीपल। जो पीपल वाला पार्ट है वो इन कोफाउंडर्स की वजह से सॉल्व हुआ, और जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है उसके लिए मैं वापस गया इंडिया के पास। और इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो R&D करती हैं,
अगर आपको सही से पता है कि कौन सी संस्था मेरे काम आ सकती है और अगर आप उनको निवेदन करेंगे तो आपको ज़रूर वो अपना टेक्नोलॉजी देंगे। ISRO, DRDO, CSIR ऐसी कई संस्थाएं हैं जो अपनी टेक्नोलॉजी को छोटे और लघु उद्योगों को दे रही हैं ताकि आप उसमें से प्रोडक्ट बना के आगे बढ़ पाएं। तो ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी का हमने वहाँ से चयन किया, हम उसमें आगे बढ़े और हमने ये प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। ये हुआ हमारा फर्स्ट लेवल नेक्स्ट, कि जहाँ पर अब हमें ये डर नहीं था कि कैसे करना है। जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको चाहिए कैपिटल, पैसा। तो हमने सबसे पहले मैंने जो अभी तक में कैश लगाया था, जितना कमाया था, वो सारा कैश मैंने लगा दिया इस बिजनेस में। यहाँ पर बात आ जाती है जो एक साधारण व्यापार और एक उद्यम की, कि अगर आप एक कैश काउ वाला काम करना चाहते हैं तो आप शायद उतनी हिम्मत ना करें, पर जब पेट भर चुका है, जब आपको पता है कि अब मुझे पेट भरने के लिए काम नहीं करना है, अब मुझे संसार का सबसे बड़ा बिजनेस बनाने के लिए काम करना है, तो आपके पास जो कुछ भी आप लगा सकते हो। तो मैंने जो कुछ भी था सब लगा दिया। उससे भी और ज़रूरत पड़ी तो मैंने अपने साथियों से बात की, उनमें से कुछ पैसा मिला। उसके बाद गवर्नमेंट की एक स्कीम है CGTMSE, जिसमें आप अब 3 करोड़ तक का आप लोन ले सकते हैं, जिसके सामने आपको कोई कोलैटरल देने की ज़रूरत नहीं है। तो उस ज़माने में वो 2 करोड़ हुआ करता था, तो हमने वहाँ से वो लोन लिया और हमने अपना लैब शुरू किया और हमने सारा काम शुरू किया और इन साथियों के चलते हमारा प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ। तो ये हुआ अगेन एक लेवल नेक्स्ट, कि जहाँ पर अगर हम ये सोचते हैं कि भाई करोड़ों रुपए कहाँ से आएंगे और कैसे करेंगे, तो उसको तोड़ने का यही तरीका है कि क्या आपको आपके आइडिया में इतना विश्वास है, क्या आपको लगता है कि आपने अच्छी तरह से मार्केट रिसर्च किया है, क्या आपको लगता है कि टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। तो फिर अगर आप खुद अपने आप में विश्वास कर कर अपना सब कुछ नहीं लगाएंगे तो कोई और क्यों लगाएगा। तो ये सोचते हुए सब कुछ हमने लगा दिया और वहां से शुरू हुआ। इस सफर में उसके बाद का जो पड़ाव था वो था कि हमारा जो कस्टमर है वो गवर्नमेंट है, और वो भी डिफेंस। डिफेंस एक ऐसा कस्टमर है कि जो किसी भी चीज की क्वालिटी को इतनी बार परखता है एक बार लेने से पहले, कि अगर आप में उतना धैर्य नहीं है तो आप टिक नहीं पाओगे। और हम में तो इतना धैर्य है, लेकिन क्या हमारे साथ हमें पैसा देने वाले लोगों में उतना धैर्य है? वो नहीं था। इनफैक्ट डिफेंस के जो स्टार्टअप्स थे उनको नेगेटिव गिना जाता था कई वर्षों तक। उनको कोई पैसा देता नहीं था क्योंकि उनको पता था कि भाई ये तो 5 साल के बाद पहला ऑर्डर लाएंगे, इनको क्या पैसा देना। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा था। जब डिफेंस की नई पॉलिसीज अनाउंस हुई तो उसमें साफ साफ लिखा गया कि इतनी चीज़ें इंडिया में ही बनेंगी, और इंडिया में जो चीज़ें बनेंगी या डिफेंस को जो भी सप्लाई किया जाएगा उसमें कम से कम 50% इंडिजिनाइजेशन होगा, मतलब कि भारतीय मूल की ही चीज़ें होंगी। ये बहुत बड़ा एक कदम रखा था गवर्नमेंट ने, जो हमें लगा था कि शायद ये ऐसा होगा ही, और वैसा हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा फैक्टर लगता भी है कि क्या आपने सही चीज़ के ऊपर अपना दाव लगाया है। जो हमने दाव लगाया था वो ये था कि हाँ, अगर गवर्नमेंट मेक इन इंडिया पॉलिसी तक पहुंच रही है तो बेझिझक वो इस टाइप के बड़े कदम भी लेगी, और उन्होंने लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो ये था कि ये कॉम्प्लिकेटेड कस्टमर डिफेंस, इसके लिए हम जब कोई तैयारी करते हैं तो हमें और कैसे लोगों की आवश्यकता है हमारे साथ में। तो यहां पर बात आती है ऐसे इन्वेस्टर्स की कि जिन लोगों को डिफेंस समझ में आता हो या जिन लोगों को इंडिया पे भरोसा हो। अभी इंडिया पे भरोसा करने वाले इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं। अब इंडिया की बात वैसी नहीं रही कि इंडिया को कौन पैसा देगा, सब देने को तैयार है। तो इंडिया पे भरोसा करने वाले इन्वेस्टर्स में से ही हमने वेंचर कैपिटलिस्ट में से एक वेंचर कैपिटलिस्ट को हमने चुना, और जिन्होंने हमें भी चुना, और ऐसा लगा कि हाँ, ये उतना धैर्य रखते हैं कि ये हमारे साथ रहेंगे, और उसकी वजह से हमें मिला दूसरा कैपिटल। तो इस प्रकार जब आप जहां जहां रुकते हो वहां वहां पे दरवाजे खुलते जाते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप पॉजिटिव सोचते हो। क्योंकि एक बात मैं जो समझता हूं, जो मैंने अपने आप अनुभव की है, और मैंने जितने भी उद्यमियों से अपने आसपास में कभी भी बात की है तो उन सबसे सुना है कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप एक उद्यमी हो,
तो आप किसी के कंधे पे सर रख के रो नहीं पाओगे। आपके पास कोई ना कोई आएगा और रोज कहेगा कि मेरे साथ ये बुरा हुआ या मुझे डर लग रहा है, और आपको उन्हें पीठ थपथपा के बताना है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, और आपको उन्हें एक मार्गदर्शन देना है, पर आपको कोई नहीं देगा। सो आपको अपना जो पॉजिटिव एंथुजियाज्म है वो अपने अंदर से लाना है, और ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ में भी मैं लकी हूँ कि मैं कभी नेगेटिव सोच ही नहीं पाता हूँ। तो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि ठीक है, रुक गई है तो इसके इतने अलग अलग रास्ते हैं निकालने के, तो उसमें से हम निकल जाते हैं। मैं आपको नेक्स्ट एक बात बताऊंगा जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी इंडस्ट्री में, वो है HR, पीपल कॉस्ट। जब हमने शुरू किया था उस वक्त हमने अच्छी अच्छी कंपनियों से कुछ लोगों को लिया था और हमने उनके साथ काम करना शुरू किया, पर जब कोविड आया तो कोविड ने पूरी दुनिया बदल दी, और उसमें एक चीज ये बदल दी कि कुछ प्रोफाइल्स, कुछ ऐसे IT के लोग, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग, उन लोगों की डिमांड बहुत बढ़ गई, और उसकी वजह से वापस हमारे लिए ये मुश्किल शुरू हो गई कि क्या हम अपने उन साथियों को रोक पाएंगे, क्या हम अपनी टीम को संभाल पाएंगे, और क्या हम उनके साथ में ये प्रोडक्ट को आगे ले जा पाएंगे। ऐसे समय में हमने अपने साथियों तो हम वापस गए उनके पास में, और हमने उनको बताया कि हम क्या हैं, और हमने उनको ये आश्वासन दिया कि जब भी हमारे पास अगला बहुत सारा पैसा आएगा उस वक्त हम सबसे पहले पैसा आपको देंगे, और हम आपको कंपनी में भी साझेदार बनाना चाहते हैं, इसलिए हम आपको शेयर्स भी देंगे। मैं आभारी हूं उन लोगों का जिन्होंने इस बात पर विचार किया और उन्हें लगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और इसकी वजह से वो हमारे साथ रुके और चले। इस पूरी चीज में एक अजम्पशन, मेरा ये अनुमान था कि मैं इस पर्टिकुलर कंपनी में और पैसा ले आऊंगा और मैं अपने प्रोडक्ट का यूज़ कस्टमर्स को बता के उनके पास से रेफरेंस लेकर जाके इन्वेस्टर्स को मिल पाऊंगा। ये सारी चीज़ें केवल इस बात पे टिकी हुई थी कि ये मेरा आत्मविश्वास था। जब मैं मार्केट में बाहर गया तो मेरे सामने एक समस्या खड़ी हुई जो थी 2 नावों में पैर। मेरी 2 कंपनियां हैं, तो जो एक बिल्कुल बिना सोचे अगर आप एक वाक्य कहेंगे तो आप कहेंगे कि भाई ये 2 नावों में पैर है, या तो आप फिसल जाओगे या किसी एक नाव में ही जाओगे। ये मान्यता में कुछ गलत नहीं है। अगर आप देखेंगे स्टैटिस्टिकली तो ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता होगा, इसीलिए ऐसी मान्यता होगी, क्योंकि संभालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरा जो संतुलन है वो मैंने ऐसे बनाया कि मैंने अपनी पहली कंपनी ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस, उसके साथ कोई भी अन्याय न करते हुए उसको ऐसी टीम ला कर दी, ऐसे सीनियर लोग ला कर दिए कि जो इस कंपनी को बिना मेरी 100% मौजूदगी के सस्टेन कर सकें। तो मेरा काम जो था अब वो केवल उसको आगे बढ़ाना था, न कि उसको एक दैनिक जीवन में लेकर बैठना था कि अभी इस मोमेंट पे क्या हो रहा है। वो मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरा, मैंने अपनी सारी शक्ति ऑप्टिमाइज इलेक्ट्रोटेक में इतने ज़्यादा समय तक और इतनी अच्छी तरह से दी कि जिससे ये साबित हो गया कि अगर मैं ये कर सकता हूँ 2 साल में या 2.5 साल में, तो इससे आगे भी मैं कर ही सकता हूँ। इन सब के पीछे एक थोड़ा सा पीछे जाऊँगा कि पहले हमेशा मुझे खुद अपने आप पे एक प्रश्न था जो शायद आप में से कईयों को होगा, जो मैंने पहले भी बताया कि क्या पढ़ाई करना ज़रूरी है? क्या जितने भी व्यापारी आज की डेट में पूंजीपति बन चुके हैं, क्या वो सब वही चीज़ पढ़े थे जिसका वो व्यापार कर रहे हैं? ज़्यादातर केस में ऐसा नहीं होता है। उन लोगों का व्यापार या उनका आज का जो मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस है उसको शायद उनकी पढ़ाई के साथ कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे समय में जब मैंने इलॉन मस्क के बारे में पढ़ा था 2005-06 के आसपास, तब मुझे ये समझ में आया था और मैं खुश था कि सरस्वती से लेकर लक्ष्मी तक की भी यात्रा हो सकती है। तो जो पढ़ा है उससे भी आप पैसा कमा सकते हो। और इसी बीच में एक चीज़ जो मैंने देखी थी वो ये थी,
और उनके बारे में जो सुनी थी वो ये थी कि सप्ताह में 100 घंटे काम करना, ये उनका एक निश्चय था। मैंने अपना ये निश्चय 2012 में बनाया था कि मैं सप्ताह में 100 घंटे काम करूंगा। 84 से 90 तक मैं हमेशा कर लेता हूं, कभी कभी उससे बढ़ जाता है। ये इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि ज्यादातर लोग जो आपकी तरह उद्यमी नहीं है, जो आपकी तरह रिस्क नहीं लेना चाहते लाइफ में, वो लोग हफ्ते में 40 घंटे काम कर रहे हैं। तो जब आप अपना व्यापार लेकर बैठे हैं, अपना साहस लेकर बैठे हैं, तो आप तो 100 घंटे भी काम कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे पहले तो उनके समान नहीं हैं, आप उनसे डबल से ज्यादा ऑलरेडी हैं। तो जब मैंने भी ये काम किया था तो मैंने ये देखा था कि मैं 100 घंटे खुद को मेजर करूंगा, और इसको करने के लिए मैंने कभी ये नहीं किया कि मैं सोमवार को ये कंपनी में काम करूंगा और मंगलवार को ये नहीं। मेरी आधी टीम अहमदाबाद में बैठती है, आधी टीम बेंगलोर, गांधीनगर और पुणे वगैरह में फैली हुई है, और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये समय केवल इन लोगों का है। हाँ, पर ये जरूर है कि इन सारी चीजों में अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने समय का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई और रखेगा। इसलिए मैं हमेशा ये करता हूं कि मेरी टीम जो है उसको मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूं, लेकिन उनके समय पे नहीं। सो जब वो मुझे बताते हैं तो वो एक जगह इकट्ठा होता है और मैं उनके साथ में उसके बाद में काम कर लेता हूं। तो ये जो 2 नावों में पैर था उसको मैंने सॉल्व किया। मैंने बताया सारे इन्वेस्टर्स को कि मैं कैसे काम कर रहा हूं, और मैंने हमेशा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की है। तो सबको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, किसी को कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। इसलिए उन्हें भी ये कॉन्फिडेंस आया, और उसके बाद में कोविड के पश्चात हमारे पास में इन्वेस्टमेंट आया। आज की डेट में 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हुए अंदर 100 करोड़ के वैल्यूएशन के साथ में ऑप्टिमाइज्ड इलेक्ट्रोटेक आज एक सक्षम कंपनी है जो इंडिया के लिए भारत में निर्मित सर्विलेंस सिस्टम्स बना रहा है। ऑप्टिमाइज्ड इलेक्ट्रोटेक की भी अभी केवल शुरुआत ही है, अभी तो हमें अरबों खरबों तक जाना है, और मेरे लिए भी एक लेवल नेक्स्ट की शुरुआत है, और आप सबके लिए भी लेवल नेक्स्ट की शुरुआत है। तो कृतज्ञ हूँ मैं उन लोगों का जिन्होंने हमेशा मुझे मार्गदर्शन दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस प्रकार लेवल नेक्स्ट करते हुए भारत को एक विकसित देश बनाएंगे। नमस्कार।